बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे और एपिडेमियोलॉजी सेमेस्टर 6 में कोर्स है बीएसएन में। तो एपिडेमियोलॉजी 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है और हफ्ते में 2 घंटे की क्लास होती है एपिडेमियोलॉजी की। तो एपिडेमियोलॉजी का आज यूनिट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और मैं आप लोगों को एपिडेमियोलॉजी पढ़ाऊँगा और ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होंगी। ये आज का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं इंट्रोडक्शन करना एपिडेमियोलॉजी का, डिफाइन करना एपिडेमियोलॉजी को, यूजेस क्या हैं एपिडेमियोलॉजी का और एपिडेमियोलॉजी का क्या स्कोप है नर्सिंग में। तो आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। एपिडेमियोलॉजी का अगर डेफिनेशन की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, एपिडेमियोलॉजी। डेमो मीन्स पीपल, एपी अपॉन, लॉजी स्टडी। तो लोगों को ग्राफ और चार्ट्स में दिखाने को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। अगर लोगों को आप चार्ट्स या ग्राफ में दिखा रहे हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को, अगर चार्ट में या ग्राफ में अगर आप शो कर रहे हैं या लोग पॉपुलेशन को, तो अगर चार्ट्स और ग्राफ में अगर हम कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी की कि डिजीज कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी पॉपुलेशन में, या फैक्टर्स कौन से होते हैं, काज क्या हो सकता है डिजीज का, क्या फैक्टर्स हैं, रीजंस क्या हैं डिजीज का किसी भी पॉपुलेशन में होने के लिए, रीजंस क्या हैं, कि जो रिलेशनशिप क्या है, एसोसिएशन क्या है एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ। तो ये हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओवरऑल अगर हम फाइनल डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजी की हम कंक्लूड करें तो वो ये है कि स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। डिस्ट्रीब्यूट कितनी है, कितनी डिजीज या हेल्थ प्रॉब्लम है किसी भी पॉपुलेशन में, या उसके फैक्टर्स या रीजंस कौन से हैं। तो ये हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके अलावा अप्लाई क्या कहाँ पे कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी को, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं और एप्लीकेशन पढ़ते हैं स्टडी का, कि कंट्रोल कैसे करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को। हमने बताना इसमें एपिडेमियोलॉजी में बताती है कि कितनी डिजीज प्रॉब्लम है, कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, किस पॉपुलेशन में है, कि किन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उसके डिटर्मिनेंट बताते हैं कि भाई रीजंस क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या एसोसिएशन है, क्यों डिजीज हुई है, और फिर हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में किन लोगों को डिजीज ज़्यादा है, कौन सी पॉपुलेशन में ये डिजीज है, कहाँ पे है, कब से हुई है और किस एरिया में डिजीज हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने परसेंट लोगों में डिजीज है, और फैक्टर्स कौन से हैं ये डिजीज करवाने के। ये उसकी हाइपोथेसिस हम जनरेट करते हैं, एक्चुअली हाइपोथेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस को इसको टेस्ट नहीं करते डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में। डिटर्मिनेंट में हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है या डिजीज नहीं हो सकती, क्या ऐसी करेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से डिजीज होगी, कुछ किन लोगों में डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और किन लोगों में डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं, क्या रीजंस होते हैं कि लोगों में डिजीज होती है, क्या रीजंस हैं लोगों में डिजीज नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी अब हम टाइप करेंगे, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड उसके यूजेस क्या है। पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम ट्रेंड्स और ये बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन करते हैं किन लोगों में ज़्यादा डिजीज़ हो रही है, किस पॉपुलेशन में ज़्यादा डिजीज़ हो रही है, उसके क्या ट्रेंड है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, स्टैटिक है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या डिजीज़ हो या हेल्थ स्टेटस हो जो भी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में रीजंस मालूम करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, एग्जामिन करेंगे एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ क्या एसोसिएशन है, कि का कैजुअल रिलेशनशिप हम देखते हैं, काज का अफेक्ट के साथ, काज का आउटकम के साथ क्या एसोसिएशन है। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में टेस्ट करते हैं पॉपुलेशन इंटरवेंशंस को, डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए वॉक कितनी इफेक्टिव है। इसी तरीके से मेंटल स्टेटस को या मेमोरी को बेहतर करने के लिए स्लीप का क्या रोल है, गुड स्लीप अगर है तो मेंटल स्टेटस पे क्या इफेक्ट होता है। इसके स्मोकिंग सीजेशन का लंग्स की हेल्थ पे क्या अफेक्ट होता है, क्या फ़ायदा होगा लंग्स की हेल्थ को। तो ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ड्रग का डिजीज़ को पे क्या अफेक्ट होता है, या डिजीज को
एक एंटीबायोटिक है, उस न्यू एंटीबायोटिक मार्केट में आई, उसको ट्रायल्स के ज़रिए उसको प्रूव किया जाता है। तो रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, कितना परसेंट इफ़ेक्टिव है, साइड इफ़ेक्ट तो ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें काज़ मालूम करना कि काज़ क्या है किसी भी डिज़ीज़ का, ये एटियोलॉजी क्या है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिज़ीज़ करवाते हैं, क्या फैक्टर होंगे जो एक बंदा इंक्रीज होगा रिस्क पे कि उसको ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि ओबेस पर्सन है, उसको डायबिटीज़ का चांसेस ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू नॉन ओबेस। एक बीएमआई जिसका ज़्यादा है उसको शुगर और ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू नॉर्मल बीएमआई जिनका हो, ठीक है, जिनका वेट ऑप्टिमल वेट हो। इसी तरीके से डिजीज़ कितनी फैली हुई है किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी कम्युनिटी में, उसका डिजीज़ का बर्डन कितना है, क्या है, कितनी डिजीज़ है, तो ये भी हम एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री, डिजीज़ कब हुई है, कब से ये डिजीज़ स्टार्ट हुई और कितना टाइम हुआ डिजीज़ को, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में फिर स्टेजेस हम जो है ना पढ़ते हैं कि स्टेजेस के डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं। एक है सस्पेक्टिबिलिटी, दूसरी इंक्यूबेशन पीरियड होता है, थर्ड प्रोड्रोमल होता है, फोर्थ अक्यूट स्टेज एंड फाइनल इज कन्वल्सेंट स्टेज जिसमें डिसेबिलिटी, डेथ या रिकवरी फेज होता है। और अक्यूट फेज में जो है वो क्लिनिकल फेज है। और इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी 3 चीज़ों पे देखेगी, एक टाइम, दूसरा पर्सन है, थर्ड है प्लेस। 3 जो है ना संक्षिप्त कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डिजीज़ की, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। किसी भी डिजीज़ की 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगी, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। हम इनको एक-एक करके पढ़ेंगे अभी। टाइम, हम याद रखिएगा डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है टाइम, कैलेंडर टाइम। किस टाइम में ज़्यादा होती है? कौन सी मंथ में ज़्यादा होती है डिजीज़, कैलेंडर टाइम, ठीक है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक टाइम पीरियड है। इस कौन से जो है ना वो मंथ में कौन सी डेट को ये डिजीज़ हुई होती है। टाइम सिंस एन इवेंट, कब से ये डिजीज़ है, कितना टाइम हुआ है, ठीक है। एक्सपोजर से लेकर आउटकम तक कितना टाइम लगा, कब से ये डिजीज़ हुई है। एज, किस एज में ये डिजीज़ है, ठीक है। एज, एज को कहते हैं जब से बंदा पैदा हुआ है उसको हम उस टाइम से लेकर अभी तक जितना टाइम है उसको हम एज कंसीडर करते हैं। सीजनबिलिटी, सीजनबिलिटी मतलब किस सीजन में ये डिजीज है हुई है। इसके अलावा किसको भी डिजीज है, एज क्या थी उनकी, जेंडर क्या है, इथनिसिटी क्या है, सिंधी है, पश्तून है, पंजाबी है, बलोच है, क्या इथनिसिटी है उनकी, तो जिनको ये डिजीज हुई हैं तो उनकी एज, जेंडर, एथनिसिटी हम देखते हैं। जेनेटिक पोजीशन, क्या जेनेटिक पोजीशन थी, क्या फैमिली में वो डिजीज रन कर रही थी या नहीं। इसके अलावा उस डिजीज के अलावा और कोई डिजीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल को डायबिटीज, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज स्टडी करें तो डायबिटीज के अलावा उनको हाइपरटेंशन तो नहीं है, उनको हार्ट की दूसरी डिजीज तो नहीं है, उनको ओबेसिटी तो नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कंकरेंट डिजीज तो और नहीं है, वो देखे जाते हैं। अच्छा, कोई डिजीज हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम डायबिटीज की ही बात करते हैं, कोई डाइट पैटर्न क्या था उनका, एक्सरसाइज करते थे नहीं करते थे, स्मोकिंग तो नहीं करते, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं इनके पर्सन के पर्सन की करेक्टरिस्टिक। हम एक्चुअली डिजीज से रिलेटेड पर्सन की करेक्टरिस्टिक देखते हैं। एज क्या थी, जेंडर क्या है उनका, एथनिसिटी है, जेनेटिक कल डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन तो नहीं थी, इसके अलावा कोई और डिजीज तो नहीं है, डाइट पैटर्न है, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, स्लीपिंग हैबिट्स है, वर्किंग स्टेटस है, ये सब चीज़ें जो है ना हम इसमें देखते हैं। एजुकेशन उनकी क्या है, ऑक्यूपेशन है, कहाँ काम करते हैं, उस हिसाब से कि डिजीज देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इनको कोई डिजीज हुई है तो काम कहाँ क्या करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, किस एरिया में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, ये सब डेटा लिया जाता है। प्लेसेस, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में अगर हम डिजीज की बात करें, डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे हुई, किस एरिया में, अर्बन एरियाज में, रूरल में, डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज में कहाँ पे ये डिजीज हुई है, क्या शहर में हुई है, गांव में हुई है, सखर है, कराची है, हैदराबाद है, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ पे किस एरिया में हुई है। उसके अलावा वहाँ पे कोई वेक्टर तो नहीं था,
डिजीज़ होने का, कोई एजेंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है। ठीक है, कहीं किसी एरिया में डेंगू के जिन रेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तो वो फिर हम देखते हैं कि भाई डेंगू है, उनकी डाइटरी हैबिट्स वगैरह देखी जाती हैं। इस वेक्टर मलेरिया के किसी एरिया में अगर ज़्यादा आ रहे थे फिर देखा जाएगा कि भाई वहाँ मच्छर तो ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से मलेरिया और ये वहाँ पानी बारिश का तो जमा नहीं हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे मच्छर ज़्यादा हैं और उसकी वजह से डिजीज़ हुई है, तो वेक्टर की भी प्रेजेंस देखी जाती है। क्लाइमेट देखा जाता है कि वहाँ पे क्या रेनी एनवायरनमेंट क्लाइमेट तो नहीं है, वहाँ हॉट या कोल्ड एनवायरनमेंट क्लाइमेट तो नहीं है, तो उस हिसाब से फिर डिजीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये डिजीज़ होगी वहाँ पे। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड तो नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं कि टीबी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरियाज में टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कम्युनिकेबल डिजीज़ ओवर पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन का भी देखा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी वहाँ। इसी तरह से डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक के में प्लेस में हम देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उस प्लेस के जहाँ पे ये डिजीज़ हुई है वहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेटस उस एरिया का, उस स्टेट का, उस सिटी का या उस कंट्री का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, या डेवलप्ड एरिया है या अंडर डेवलप्ड एरिया है, क्या बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो उस हिसाब से कहाँ क्या डिजीज़ हो रही है तो वो देखी जाती है चीज़ें। न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं, न्यूट्रिशन में क्या हेल्दी डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो, तो ये देखिए मेडिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि वहाँ पे बेसिक जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है, गवर्नमेंट या प्राइवेट लेवल पे क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या अर्ली डायग्नोसिस या अच्छी लैब्स या फार्मेसीज या मेडिकेशंस या हेल्थ प्रोफेशनल्स वहाँ प्रेजेंट हैं या नहीं है, ये देखी जाती हैं। मेडिकल प्रैक्टिसेस क्या मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, क्या है गुड प्रोफेशनल वहाँ पे प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो वो सब चीज़ें डिजीज़ की करेक्टरिस्टिक में देखी जाती है प्लेस की अगर बात करें तो। ऐसे ही अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में, तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में जो डेटा हम लेते हैं ये हॉस्पिटल से लेते हैं, डेटा डेथ सर्टिफिकेट से हम डेटा लेते हैं या गवर्नमेंट लेवल पे जो नोटिफिकेशन होता है वहाँ से डेटा लिया जाता है, और कुछ एरियाज में सर्वे किया जाता है, सर्वे से हमें डेटा मिल जाता है। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में वाई का आंसर नहीं देते कि डिजीज़ क्यों हुई या क्या रीजंस हो सकता है, ये प्रूफ हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में नहीं होता, बस हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, हाइपोथेसिस हम रेज कर सकते हैं कि भाई ये फैक्टर्स हो सकता है, काज हो सकता है। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट कि दिस मे बी द रीजन ऑफ द डिजीज। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की एप्लीकेशन की। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी दो मेन एरियाज में वी कैन अप्लाई डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। वन इज दैट टू जनरेट हाइपोथेसिस कि ये रीजन हो सकता है इस डिजीज का। सेकेंड इज टू इन्फॉर्म द लोकल हेल्थ प्रोफेशनल्स, लोकल पब्लिक हेल्थ एक्शंस टू सर्विस फोकस, ताकि उसे फोकस किया जाए द गवर्नमेंट लेवल पे हम इन्फॉर्म करते हैं ताकि फोकस किया जाए प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए इस डिजीज को फर्दर स्प्रेड आउट होने से। एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम पर्सन, प्लेस एंड टाइम को हम देखते हैं, जिसमें डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज, सीजनल पैटर्न ऑफ अ डिजीज, फ्रीक्वेंसी कितनी है डिजीज की, और यूजफुल क्या है एपिडेमियोलॉजी का, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का, अलोकेटिंग रिसोर्सेज अलोकेट होंगे उसके लिए, और प्रोग्राम प्लान होंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट हो जाती है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में, तो फिर हम जो है ना उसका एक्चुअल रीजंस देखते हैं कि क्यों हो रही है ये डिजीज। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, ब्लड प्रेशर नेक्स्ट 20 ईयर्स में कहा जाता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे, और एक सर्वे के मुताबिक हर 4 में से एक बंदा हाई रिस्क पे है कि उनको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या डेथ हो। मतलब हम में से हर बंदा 25% रिस्क पे है कि उसको हार्ट डिजीज हो या स्ट्रोक हो है। अब जो है वो हर 4 में से एक बंदा, मतलब 25% पीपल आर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक एंड डेथ इन एडल्टहुड में, नॉट इन ओल्डर एडल्ट पे। तो ये डिजीज होती थी ओल्डर एडल्ट में, मगर अब यंग एडल्ट में भी आपने देखा है कि
स्ट्रोक हो रहा है लोगों को, यंग एडल्ट में एमआई के पेशेंट आ रहे होते हैं, एमआई की वजह से डेथ हो गई यंग एडल्ट्स के अंदर, 25-30 साल 35 साल के जो है ना ये एडल्ट्स होते हैं, उसमें जो है ना वो हार्ट अटैक की वजह से उनको डेथ हो जाती है। तो ये क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है और मेडिकल प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं होती है, बाद में लोगों को पता चलता है। ऐसे आप देखें कि कैंसर के रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं होती कैंसर की, बाद में पता चलता है कि कैंसर है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी एंड सी का रेट इतना ज़्यादा है और हेपेटाइटिस बी एंड सी को कंट्रोल नहीं कर सकते, मेडिकल प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट पे अगर हम फोकस करें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के साथ साथ तो बनेगा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम कहेंगे रीजन, एग्जामिन द कॉज, कैजुअल रिलेशनशिप हम देखते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। मेजर जो फोकस होता है एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस का, वो ये होगा कि आइडेंटिफाई करें ग्रुप्स में, सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में कि हाई रिस्क के पे कौन है, डिजीज के हाई रिस्क पे कौन से लोग इनको डिजीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और वाई शुड वी आइडेंटिफाई सच हाई रिस्क, क्यों करते हैं भाई? इसलिए कि भाई प्राइमरी प्रिवेंशन किया जाए ताकि, या सेकेंडरी प्रिवेंशन हो ताकि फर्दर डिजीज इतनी एक्सपेंड नहीं करे। एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंशन, फर्स्ट जो है इसका फोकस होता है कि हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, उनको डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड करना, उनको डायरेक्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम करना, अर्ली डिटेक्ट करें डिजीज़ को और स्क्रीनिंग करते हैं ताकि उनको अर्ली जल्दी बेनिफिट मिल जाए और डिजीज़ के फर्दर डेवलपमेंट ना हो, उससे पहले हम इंटरवेंशन करते हैं। सेकेंडरी वो ये कि उन ग्रुप्स को जो है ना आइडेंटिफाई करके उन हाई रिस्क पॉपुलेशंस होती है उनको जो है ना हम स्पेसिफिक इंटरवेंशंस देते हैं ताकि मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं उन पे काम किया जाए और तक मॉडिफाइबल फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लें, मॉडिफाई कर लें उन चीज़ों को, तो जैसे मॉडिफाइबल फैक्टर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का ज़्यादा है तो दैट इज़ अ मॉडिफाइबल फैक्टर, उसको कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और उनको बोलते हैं कि वॉक करें, कोलेस्ट्रॉल को लो करें और अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल यूज़ करें या बहुत कम कोलेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल कम करें या आप चिकनाई वाली चीज़ें बहुत कम खाएं। इसके अलावा जो है हम उनको मेडिसिन भी दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो फिर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो या हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर में एज, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते किसी एज को, या नॉन मॉडिफाइबल जेनेटिक खानदान में कोई बीमारी चल रही है तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरीके से जो है मॉडिफाइबल फैक्टर, स्मोकिंग जो है ना कोई कर रहा है तो वो मॉडिफाई कर सकता है उसको। वेट इज़ मॉडिफाइबल फैक्टर, वेट को आप जो है ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं, वेट को आप कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के। देखिए प्रिवेंशन के 3 टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड लास्ट वन इज द टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो मेजर फोकस होता है वो इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करना, जो फर्स्ट भाई डिजीज होने से ही पहले बचाना है इनको, जैसे इम्यूनाइजेशन से या वैक्सीनेशन करते हैं, कोई डिजीज से नहीं है उससे पहले वैक्सीन की लगाई जाती है ताकि डिजीज हो ही नहीं। ऐसे लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है, पब्लिक अवेयरनेस की जाती है ताकि प्राइमरी प्रिवेंशन और डिजीज जो रिस्क फैक्टर्स है ना उन रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करना। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हार्ट अटैक या एमआई कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने से हो सकता है, तो हम अवेयरनेस देंगे कि भाई अपनी डाइट में आप ऐसी डाइट लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम यूज़ करें, तो ये दैट इज़ अ प्राइमरी प्रिवेंशन, अवेयरनेस दे रहे हैं। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डिटेक्ट करते हैं डिजीज़ को, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसमें आ गया स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर है, या जो है हम रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन जो करवा रहे होते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। अर्ली डिटेक्ट करते हैं डिजीज़ को, अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं। सिंपल सी बात है कि जल्दी डायग्नोज करना और जल्दी ट्रीटमेंट करना, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन करना सेकेंडरी प्रिवेंशन है। टर्शियरी प्रिवेंशन के भाई डिसेबिलिटी या डेथ से प्रिवेंट करना को टर्शियरी प्रिवेंशन किया जाता है।
कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना हो, डिजीज हो गई, पता चल गया हमें अभी, ठीक है, उसके बाद उसका सीवियरिटी नहीं हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो हम कर रहे होते हैं दैट इज टर्शियरी प्रिवेंशन। ये रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज होती हैं, स्ट्रोक के लिए, एमआई के लिए, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, तो वो टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है। दो अप्रोचेज होती हैं प्रिवेंशन की, एक होता है पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच एंड दूसरे हाई रिस्क ग्रुप अप्रोच। पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच में हम करते हैं कि सब वाइडली अप्रोच होते हैं, पूरी पॉपुलेशन पे हम ये अप्लाई करते हैं कि सबको अवेयरनेस देते हैं, उनको डिजीज़ है या नहीं है, पूरी पॉपुलेशन को हम अवेयरनेस दे देते हैं, एजुकेट कर देते हैं। जैसे स्मोकिंग के बारे में हम एजुकेट करते हैं, क्रोनिक डिजीज़ के बारे में करते हैं कि भाई आप जो है ना वो डाइट अच्छी रखें इनसे प्रिवेंट करने के लिए। मास मीडिया या दूसरे जो है ना हेल्थ एजुकेशन अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं कि ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच है। दूसरी ये हाई रिस्क अप्रोच। हाई रिस्क अप्रोच में कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे किसी का चिल्ड्रेन में किसी एरिया के चिल्ड्रेन में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ जाकर उन स्पेसिफिक उन फैमिलीज़ में जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, बाकी लोगों को स्क्रीनिंग की जाती है और उनको अप्रोच किया जाता है। उनको जो है ना स्ट्रेटजीज बताए जाते हैं प्रिवेंट करने के, कोलेस्ट्रॉल से कैसे प्रिवेंट करें, और उनके जो है ना अर्ली डिटेक्शन की जाती है ताकि ये हाई रिस्क ग्रुप में अगर कोई दूसरा बच्चा है ऐसा जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उनको जो है ना वो अवेयरनेस दी जाए और उनको प्रिवेंट किया जाए ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। हाई रिस्क अप्रोच मोर ऑफ इन क्लिनिकल एक्शंस होता है, जो आइडेंटिफाई करते हैं हाई रिस्क ग्रुप, उनको फिर हम टारगेट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? एपिडेमियोलॉजी एप्रोप्रिएट थेरेपी यूज़ करते हैं पॉपुलेशन बेस्ड, जैसे कि पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है कि डायग्नोस हम करते हैं बेसिस ऑफ जो पेशेंट हमें बता रहे होते हैं या उनके वालिदैन हमें बता रहे होते हैं, उनकी बेसिस पे हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं कि ये वायरल फीवर हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या कम्युनिटी में जो डिजीज़ मोस्टली चल रही है, वायरल चल रही है, बैक्टीरियल चल रही है, उस हिसाब से हम डायग्नोस बना देते हैं कि एक टेंटेटिव डायग्नोसिस के लिए ये जो है ना इसको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे कि स्टडी है उनके मुताबिक 0 to 4 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें सोर थ्रोट के अगर कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं तो उनको वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। ग्राफ भी हमें यही बता रहा है कि उनमें ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल होते हैं। 4 साल की एज है, जैसे यहाँ 4 ईयर शुरू हो गया, 4 ईयर के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 4 साल से कम नंबर बच्चा आ रहा है उसको अब, तो हम कोशिश करेंगे उसको यही डायग्नोज करते हैं कि वायरल है, उनको कोई हतम इम्कान ये कोशिश की जाती है कि एंटीबायोटिक नहीं दें, उनको वायरल सोर थ्रोट समझ के ट्रीट किया जाता है। 4 साल से बड़ा और 7 साल तक का बच्चा है उसमें फिर एंटीबायोटिक देते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच की हम अगर बात करें कि भाई हाउ डज द एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रोसीड टू आइडेंटिफाई द काज, किसी डिजीज का काज का कैसे पता चलता है? देखिए काज का हम है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में जैसे अभी डिस्कस कर चुके हैं हम कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सी एरिया में डिजीज है, किन लोगों के अंदर है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसका एसोसिएशन देखना है या नहीं है काज का अफेक्ट के साथ, काज का आउटकम के साथ कोई एसोसिएशन है या नहीं है। एक्सपोजर टू अ फैक्टर, इन्वायरमेंटल एजेंट तो प्रेजेंट है या नहीं है, इन्वायरमेंटल एजेंट प्रेजेंट है तो हम मानेंगे इसकी वजह से भाई डिजीज हुई होगी। या फिर जो पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, जिसमें कि पर्सन ने हेल्दी डाइट यूज़ की है नहीं की है, उसकी मेडिकल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, या जो है ना उसका वेट है या कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है, तो बोलेंगे कि हाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज, तो फिर इसको जो है ना वो डायबिटीज़ हुई है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज तो इसकी वजह से इसको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये पर्सन की करेक्टरिस्टिक देखने उसके हिसाब से भी हम ये करते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करते हैं ये काज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था तो इसकी वजह से ये हुआ होगा, या जो है वो कोई डिजीज़ जो है प्रेजेंट है उस एरिया में, तो उस हिसाब से भी हम करते हैं कि भाई हाँ ये डिजीज़ इस एरिया में ज़्यादा तो हो सकता है कि ये हुआ हो। सेकंड स्टेप इसका होता है कि हम एप्रोप्रिएट जो है पॉसिबल के जो रिलेशनशिप हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है डिजीज का इसके साथ, कि ये एसोसिएशन हो सकता है जो पहले भी बताया गया है कि इस वजह से ये डिजीज हुई होगी, तो वो कैजुअल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये काज हो सकता है डिजीज का।
इंटीग्रेटिंग प्रिवेंशन, देखिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है डिजीज की प्रिवेंशन होती है। तो स्ट्रेटजी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्लियर, ये क्लियर हो गया कि प्रिवेंशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटीग्रल पार्ट है पब्लिक हेल्थ का। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, बट इट्स आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस, नर्सेज डॉक्टर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, सिर्फ पब्लिक हेल्थ का नहीं है। मेडिकल प्रैक्टिस है, नर्सिंग प्रैक्टिस है, क्लिनिकल में जो काम कर रहे हैं जितने लोग, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे नर्सेस का प्राइमरी जो रोल होता है वो पेशेंट एजुकेशन होता है। पेशेंट को आपने एजुकेट करना होता है कि आपने कैसे डिजीज से प्रिवेंट करना है। अगर डिजीज, रेड साइंस कौन सी होंगी, रेड फ्लैग्स कौन से होंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा ये डिजीज से हुई है। कैसे आप जो है ना अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, क्या हो तो आपको जल्दी डॉक्टर के पास आना चाहिए। ये हम पेशेंट को सब चीज़ें बता रहे होते हैं, एजुकेट करते हैं हम, नर्सेज का काम है ये। फिजिशियन का भी रोल होता है टू मेंटेन हेल्थ एज वेल एज ट्रीट डिजीज को ट्रीट करना। सिर्फ डिजीज को ट्रीट करनी, पॉपुलेशन जो हेल्दी पॉपुलेशन है उनका भी, उनकी भी हेल्थ का जो है ना वो ख्याल रखना भी फिजिशियन और नर्सिस का रोल होता है। बट इवन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इंक्लूड मेजर कंपोनेंट इज प्रिवेंशन। किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए मेजर जो प्रिवेंशन, मेजर जो चीज़ें होती है, कंपोनेंट होता है वो प्रिवेंशन होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रिवेंशन भी हो सकता है, वी आर प्रिवेंटिंग डेथ, preventing complication in the patient, or preventing the impact of patient family. Thus, much of the dichotomy between therapy and prevention is an illusion. The therapy involves secondary and tertiary prevention, the latter denoting the prevention of complications such as disability. जैसे थेरापी में आप सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं और टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, आप डिसेबिलिटी या डेथ से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ये हमारे रेफरेंस है और ये एपिडेमियोलॉजी की बेस्ट बुक है, हम सबको और आपको पढ़नी चाहिए, गॉड इज एपिडेमियोलॉजी। थैंक यू सो मच।